तो बेटा अभी तक हमने ये देखा कि किस तरीके से शुल्क लगाए जा रहे थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो उनकी नाप तौल की प्रणाली अलग थी, मुद्रा अलग थी, तो बहुत लोगों को सामना करना पड़ा था परेशानियों का। तो नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधा मान रहे थे कि ये विकास नहीं हो रहा है, और ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहे थे जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित। तो वो चाहते कि अगर आर्थिक विकास करना है तो ऐसे शुल्क हटाने चाहिए जहां पर बाधा ना हो। 1834 में प्रशा एक राज्य था, फ्रांस के साथ ही पड़ोसी देश था। प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ बनाया गया, यानी टैक्स से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था ज़ोलवेराइन। वो स्थापित किया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हुए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो कि पहले 30 थी। इसके अलावा रेलवे लाइन बिछा दी गई थी, तो और ज़्यादा आसानी हो गई आना जाना, तो शुल्क नहीं देना पड़ता था। अब 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। अभी हमने देखा उदारवाद, अब आएगा रूढ़िवाद, यानी ऑर्थोडॉक्स होते हैं जो पुराने विचारों पर चलते हैं। तो नेपोलियन हार गया और यूरोपीय सरकारें आ गई रूढ़िवाद की जो कि रूढ़िवाद की प्रेरणा से प्रेरित थीं। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं, जो राज्य में और समाज में जो संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए, इन्हें हटाना नहीं चाहिए। रूढ़िवादी ऐसा मानते थे। उदारवादी चाहते थे ये सब हट जाए, कानून के समक्ष सब बराबर हो, लेकिन रूढ़िवादी क्या कहते थे? नहीं, राजतंत्र, चर्च, परिवार की संपत्ति, सामाजिक ऊंच नीच, ये सब होना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापस जाना भी नहीं चाहते थे। वो ही नहीं चाहते थे क्रांति से जो पहले का दौर था उसमें वापस जाए, लुई 16 वाले शासन में जाए, वो ऐसा भी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए नए परिवर्तनों से उन्होंने ये जान लिया था कि आधुनिकीकरण, यानी जो नई सभ्यता है, राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। यानी आधुनिकीकरण जो था वो जो राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। आधुनिकीकरण वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। राजतंत्र के बारे में कह रहे हैं, और आधुनिकीकरण वह राज्य की ताकत का ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, इन सब ने मिलकर हराया था, उनके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठे हुए। वियना भी एक देश था, वहाँ पर इकट्ठे हुए। इस सम्मेलन को, यानी इस कांग्रेस को, सम्मेलन जितने होते थे उनको कांग्रेस ही कहा जाता था। तो इस कांग्रेस की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। एक चांसलर थे उनके नेता, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, चेयरमैन थे इसके। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। यानी जो नेपोलियन के सामने लाए गए थे, जितने भी बदलाव लाए गए थे, उन सबको ख़त्म करना था, इसलिए ये संधि हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूरबो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। हमने याद होगा बूरबो राजवंश था उस वक्त, उसको हटा दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, उसको दोबारा लाया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर फ्रांस का कब्जा था। मैंने बताया ना, फ्रांस की क्या आदत थी कि अपने आसपास के सारे देशों पर कब्जा कर लेने का, तो उन सारे देशों को आज़ाद किया गया, हटा दिया गया फ्रांस की सीमाओं पर से, और वहाँ पर हर फ्रांस की सीमा पर एक एक देश नियुक्त कर दिया गया ताकि फ्रांस अपनी ही सीमा में रहे, दूसरे देशों पर कब्जा ना कर सके। इस प्रकार कई जगह पर फ्रांस की सीमाओं पर दूसरे देशों को स्थापित किया, जैसे नीदरलैंड्स का राज्य जिसमें बेल्जियम शामिल था। दक्षिण में पिडमॉन्ट में जेनोआ जोड़ दिया गया।
प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। मैंने बताया था ना 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया था नेपोलियन ने, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया, उसको बरकरार रखा गया। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी, बहुत ख़राब थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थीं, यानी जो सरकार के खिलाफ बोलती थी उनको दबाया जाता था। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों, गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे, उन सबको दबाया जाता था। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। उदारवादी भी एक ग्रुप था ना, अभी हमने पढ़ा है। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। प्रेस को प्रेस समझते हैं, प्रिंटिंग प्रेस जहाँ अखबार छपते हैं, मैगजीन छपती हैं, उसकी आज़ादी उदारवादी चाह रहे थे, क्योंकि रूढ़िवादियों ने प्रेस को भी अपने नियंत्रण में कर लिया था। जिसको जो चाहते थे वही लेख छपता था। तो उदारवादी ये चाहते कि प्रेस को आज़ाद किया जाए। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया था, यानी कि उदारवादियों को, रूढ़िवादी इतने स्ट्रांग हो गए थे। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने, यानी ट्रेनिंग दी जाने लगी क्रांतिकारियों को, और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन भी बनाए गए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी, उनको क्रांतिकारी माना जाता था। जो वियना में अभी हमने देखा ना, वियना संधि हुई थी, उसके विरोध में जो बोलते थे। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जिउसेप्पे मैत्सिनी। एक व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी था जिसका नाम था जिउसेप्पे मैत्सिनी। उसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की यंग एज में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत किया गया था। जैसे अपने देश में भगत सिंह हुए, सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी थे बहुत ज़बरदस्त, इसी तरीके का ये भी हुआ और ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी था और इसको बहिष्कृत किया गया। तत्पश्चात बाद में उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। उसके बाद उसने भी एक अंडरग्राउंड 2 संगठन बनाए। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। 2 बनाए, यंग इटली और यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले यंग लोग थे, युवा लोग। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई था। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाते हैं। छोटे छोटे राज्य अलग अलग नहीं रहेंगे, उन सबको एक करके एक बड़ा देश बनाना था, गणतंत्र बनाना था, ये इनका मकसद था जिउसेप्पे मैत्सिनी का, यंग इटली और यंग यूरोप का। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया और मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मेटरनिक मालूम है ना कौन था? वियना संधि का चेयरमैन था। उसने जिउसेप्पे मैत्सिनी को क्यों उसने जिउसेप्पे मैत्सिनी को अपना खतरनाक दुश्मन कहा? क्योंकि उसने रूढ़िवादियों को हरा दिया था। बेटा आज हमने आधा चैप्टर पढ़ा है, आधा चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 3 क्लासेस है इस वीक में हमारी, 1 क्लास होगी, 2 क्लासेस में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज की जो वर्कशीट है वो डाल दी जाएगी, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं पूरे करने, जितना लेसन पढ़ाया गया है उस लेसन को दोबारा से एक बार फिर से पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर लेने, पढ़ लेने हैं और ध्यान से करना है काम सारा। CBSE की वर्कशीट डाली जा रही है, जो भी वर्कशीट डेली की होती है डाल दी जाती, जो तुमसे रिलेटेड है, हिंदी की, सोशल की और संस्कृत की, सिर्फ वही वर्कशीट करनी। अगर एक्स्ट्रा वर्कशीट आती भी है साइंस की, मैथ्स की, तो वो नहीं करनी, वो पहले भी बताया गया है।
अटेंडेंस का बहुत ध्यान रखें। 10th क्लास है बेटा, ये मत सोचो कि घर में है तो कोई पढ़ा नहीं, वैसे ही पढ़ो जैसे स्कूल में पढ़ते हैं। डेली का डेली काम करना है और ज़बरदस्ती के मैसेजेस नहीं करने ग्रुप पर। कुछ भी पूछना है तो ग्रुप पर ही पूछना है, पर्सनली किसी टीचर को परेशान नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बाकी का चैप्टर पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।